नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ, भैया इसका मापदंड कोई लगा नहीं सकता। क्योंकि जहां यह नुकसान वाकई में हुआ ना, आपके पास कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो आपको यह बता दे कि किसी ने अगर अपनी फैक्ट्री में 200 बंदे रखे हुए थे और जब उसके पास कैश ही खत्म हो गया और सारा वाइट ही हो गया तो उसने कितनों को निकाला। फिर आप ये नहीं बता सकते कि जो छोटे छोटे कारोबार, छोटे छोटे व्यापारी थे, जो छोटे छोटे धंधे करते थे, कोई टैक्सी स्टैंड वाला था, कोई ढाबे वाला था, कितने ही धंधे ऐसे जो चौपट हुए। लेकिन रिकॉर्ड पे ये पक्का है कि 35 लाख लोगों की नौकरी चली गई। दूसरी बात, जो असली ब्लैक को व्हाइट में करना था, अब आप देखिए कि किन लोगों को फायदा हुआ। 3 कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसे जमा हुए, जिस बैंक में, अब आप ये देखिए कि अहमदाबाद का एक बैंक है जिस बैंक में सिर्फ 14.3 करोड़ रुपया एक साल में जमा होता था। जैसे ही नोटबंदी हुई उस बैंक में 745 करोड़ जमा हुए। आप देखिए कि 745, ऐसे 5 बैंक हैं। एक जहां से मोदी साहब लड़ा करते थे वहां 639 करोड़ रुपए जमा हुए। जहां जिन बैंकों में 10-10 करोड़ रुपया नहीं आता था, 639 करोड़ रुपया। फिर जहां मैडम मुंडे साहब की जो डॉटर हैं, 5 दिन में करीब करीब 22,000 करोड़ रुपया जमा किया गया कोऑपरेटिव बैंक्स में। और वो जो मैडम पुंडे की जगह है वहां पे भी करीब करीब इतने ही पैसे जमा हुए। तो मुझे ये बताइए आप कि यकायक ये जो ब्लैक मनी व्हाइट होनी थी, ये पर्पल कैसे हो गई। और मैं आपको पीछे लेके जाता हूं। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी में नोटबंदी की थी तो जो नोट 1000 के थे, जो 10,000 के थे, जो 5,000 के थे, उन सबको खत्म करके छोटे डिनोमिनेशंस पे आते थे। अमेरिका, ब्रिटेन, आप देखिए 5,000 पाउंड, 10,000 पाउंड को खत्म करके, 1000 पाउंड को खत्म करके, 500 पाउंड को खत्म करके उन्होंने 50 पाउंड किया, ताकि डिमोनेटाइजेशन का मतलब जो है वो सिद्ध हो जाए कि मनी सर्कुलेशन में ना रहे। समझे नहीं? वो कैसे हुआ कि अगर आपने 200 रुपए में 20 लाख ढोने हों तो कार भर जाएगी, और अगर 2000 रुपए में आपने वही 20 लाख ढोने तो जेब में डाल के चले जाओगे। तो ये पहली बार हुआ कि उल्टी गंगा बही कि आपने 500 रुपए का नोट बंद किया, 1000 रुपए का नोट बंद किया, और बजाय इसके कि आप 200 का और 100 का नोट चालू करते, हजूर आपने 2000 का नोट चालू कर दिया। मैंने आज तक डिमोनेटाइजेशन की हिस्ट्री में किसी को ऐसे करते हुए नहीं देखा। और फिर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जो उनके सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट थे सरकार के, उनको भी बताया नहीं गया, फाइनेंस मिनिस्टर को बताया नहीं गया, और एक तुगलकी फरमान खटैक करके रात के अंधेरे में वो तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया, और देश की जीडीपी 2%, सरदार मनमोहन सिंह ने कहा, नीचे आई। 2.5 लाख करोड़ रुपए डूबे इस देश के। ये देश चलता ही इनफॉर्मल इकोनॉमी पे है। इस बात को मोदी साहब को समझना चाहिए था। फायदा किसको करने गए, हुआ किसको? गोली मारी घनश्याम को, लगी शाम को, और मर गया तिवाड़ी। यह कह रहा है कि कुछ अपने यारों दोस्तों को ही फायदा पहुंचाया है, कि क्या देश के चौकीदार पे पेटीएम का नाम आता है और उनकी तस्वीर में यह भी आती है कि एडवर्टाइजमेंट पर इसको लेकर आप क्या करेंगे, और आने वाले समय में क्या पेटीएम और देश के चौकीदार पर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, पेटीएम, मुझे एक बात बताइए, ये जो पेटीएम वाली बात है, मैं समझ सकता हूं स्वीडन, मैं समझ सकता हूं कि वहां पे ये जो इकोनॉमी है वो ऑर्गेनाइज्ड है पूरी तरह से, बहुत चंद लोग हैं
और इसलिए वो सब उनका डाटा है और वो सब पेटीएम पे चलता है और कार्ड पे चलता है और कैशलेस इकोनॉमी है। ठीक है, मुझे आप ये बता दो कि 80% गांव में किसी को पेटीएम का पता है? हा? मुझे ये बताओ कि आप जमीन के निचले स्तर पे चले जाओ, क्या रिक्शे वाले को पेटीएम का पता है? आप आम आदमी की बात करो, झुग्गी में, झोंपड़ी में, जहां 90% 42 करोड़ वो लोग जो दिन के 140 रुपए से कम कमाते हैं, क्या उनको पेटीएम का पता है? तो आप एक इलाही फरमान इशू करोगे रात को और कहोगे कि 1 महीने में वो पेटीएम शुरू कर दे, कहां से होगा वो? जो एक दिन की दिहाड़ी करके 300 अपना पेट पालता था, वो 8-8 दिन लाइन में खड़ा है और उसको 8-8 दिन कोई 5 पैसे भी नहीं मिल रहे। तो आप मुझे ये समझाइए कि उसको पेटीएम की वैल्यू कैसे समझ आएगी? आप उसे पहले कहते, उसे तैयार करते, कोई प्रेपरेशन करते, कोई ग्राउंड वर्क करते, तो मैं समझ सकता था कि भाई ये ठीक है। लेकिन जो डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये उस लेवल पे आनी चाहिए थी बिफोर डिमोनेटाइजेशन, तब ये आपका सफल होता। तो मुझे लगता है कि बगैर प्रेपरेशन आपने एक ऐसा दैत्य खड़ा कर लिया अपने सामने जिसके जिम्मेवार आप खुद हैं। हां जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आपने डेप्रिशिएटिंग वैल्यू ऑफ रूपी एवरी डे एंड कर्बिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस वी आर मूविंग टुवर्ड्स। बहुत ही अच्छा सवाल। और पॉवर्टी एलिवेशन, देखिए ये जो वैल्यू एडिशन है, आज डॉलर के बनाम भारत का रुपया 78 पे आ गया है। कोई मुझे बता सकता है? 78 पे, ये 50 पे था, 47, 45। और दूसरे तरफ जहां ये स्विस बैंकों में ये नोट जमा है, मैं इसी का उत्तर दे रहा हूं, वहां उनकी करेंसी तगड़ी होती जा रही है। मतलब हमारे लोग हमारे पैसे चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, उस पैसे को यूरो में रख के, डॉलर में रख के, पाउंड में रख के उन देशों को तगड़ा कर रहे हैं और हमारे देशों को खोखला कर रहे हैं। जिस देश से वो पैसा जा रहा है, जिस देश को खोखला करके, दीमक लगा के वो पैसा जा रहा है, वो उसके पैसे की, उसके रुपए की वैल्यू नीचे आती जा रही है और दूसरे देशों की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है बैंक नोट्स की इन सर्कुलेशन, वो इंक्रीज हुई है 18.4 लाख। बिफोर डिमोनेटाइजेशन वो 15 थी। तो इसका मतलब कि नोटबंदी का जो पर्पस है कि सर्कुलेशन में नोट कम रहे, वो बढ़ते चले गए। 37-38% नोटों की सर्कुलेशन बढ़ गई, 37-38% आतंकवाद बढ़ गया। तो कोई तो उठेगा, राहुल गांधी जैसा बंदा, जो सवाल करेगा, राफेल डील पे सवाल करेगा, नोटबंदी पे सवाल करेगा और कहेगा कि मुनसिफ कातिल कैसे हो सकता है, मुनसिफ कातिल कैसे हो सकता है, बाढ़ खेत को कैसे खा सकती है। ये सवाल बड़ा अहम है और आज किसी पॉलिटिशियन को उठ के ये उद्घोषणा करनी होगी कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। नीलाम करके रख दिया इन्होंने इस देश को, बोली लगा के रख दी इस देश की। अमीरों को अमीर, गरीब बिल्कुल धंसता चला जा रहा है, बर्बाद होता चला, फासला मिटाने की बजाय बढ़ता चला जा रहा। आज जिस प्रकार से युवा पीढ़ी को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ से आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है, उससे बचने के लिए युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? दोस्त, झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानियां। जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। दुनिया का कोई धर्म तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है। तुम सवाल करो, क्योंकि तुम सवाल करोगे तो ये जवाबदेही होंगे। ये अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी? ये नौजवानों से आएगी। अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो। एक छोटी सी चिड़िया जाके एक तालाब से
चोंच में जल लाती थी और जंगल की आग बुझाती थी। तो कौवा बैठा था। कौवा कहने लगा, चिड़िया रानी मैं समझता था तुझे बड़ी सयानी, अरे क्या हो गया रानी कि तेरी इस चोंच में जितना सा पानी आता है इससे क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया ने कहा था कि कौवे राजा, जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा। तुम बुझाने का काम कर सकते हो, तुम जोड़ने का काम कर सकते हो, तुम जवाबदेही बना सकते हो। मृत अतीत को दफना डालो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन स्मरण रहे, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। राहुल भाई की ताजपोशी की जबानी खटैक। क्या 90 लाख करोड़ रुपया जो विदेशों में मोदी साहब बात किया करते थे लेके आने की हिंदुस्तान, और गरीब के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा कराने की बात, क्या वो पूरी हुई है? मेरी मां भी मुझे रामायण सुनाया करती थी, हिंदुत्व की बात किया करती थी। उसकी बुनियाद है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गरीब खत्म हो गया। जो 400 रुपए रोज कमाता था, उस 400 रुपए की वैल्यू 100 की नहीं रही इन्फ्लेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि वो 90 लाख करोड़ जिसकी बात करते थे मोदी साहब, वो 90 लाख करोड़ रुपया डॉलर को तगड़ा कर रहा है, वो पाउंड को तगड़ा कर रहा है, वो यूरो को तगड़ा कर रहा है। द सिनिक नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, द वैल्यू ऑफ नथिंग। वो वैल्यू एडिशन जो 90 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े लोगों के, 1% लोगों के जिनके पास 80% संपत्ति है भारत की, वो सशक्त कर रहा है ब्रिटिश इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी और वो सब इकोनॉमी जहां पे ये स्विस इकोनॉमी, स्विट्जरलैंड में करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए और गए हैं। तो मुझे बताइए कि उस गरीब का क्या कसूर है जो 500 रुपए कमाता है? उस 500 की क्या वैल्यू रह गई? अमीर तो डलवाता है 80 लीटर तेल और आगे पार निकल जाता है। तो उस गरीब का क्या कसूर है? मरा गरीब, और अमीर और गरीब का फासला बढ़ता चला गया। मिट गया जब मिटने वाला मोदी साहब, मिट गया जब मिटने वाला। फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। शादी कराने गया, सुन लो ग्रुप, अब मैं हो गया हूं शुरू, सुन लो। एक शादी कराने वाला गया, तो जब वो पहुंचा लड़की वाले, तो पूछा कि भैया क्या धंधा है? लड़के वालों को पूछा क्या धंधा है, लड़का क्या काम करता है? वो कह रहा हमारा धंधा बड़ा तगड़ा है, हमारे 15 लाख रुपए खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ। 15 लाख रुपए खड़े हैं तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ? लड़की वाला कहता भैया हमारे भी 15 लाख रुपए खड़े हैं, जैसे ही वो 15 लाख आएंगे लिश लिश करती इनोवा देंगे, 15 लाख तो हमारे भी खड़े, लो पकड़ लो पूछ।